नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन एग्ज़ाम में। आज इस वीडियो में हम पूर्ण विराम चिन्ह पर चर्चा करेंगे। पिछली दो वीडियो में हमने चर्चा की है, अल्प विराम पर चर्चा हो रही है। थोड़ा बड़ा है, इसके कई नियम हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वाधिक प्रयोग में आता है, इसलिए कुछ और नियम शेष बचे हैं, आज उन पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा पूर्ण विराम और अर्ध विराम और योजक चिन्ह, इन तीनों के भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे की का प्रयोग जहाँ होता है उसके स्थान पर हो जाता है, तब, अब, वस्तुतः इत्यादि। इसलिए जो ये सब अव्यय आते हैं यदि वाक्य में, तो उनके पहले भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और यह विराम चिन्ह सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला है किसमें? भाषा प्रयोग में। तो अल्प विराम के कुछ और नियम हैं, जैसे शब्द पुनरावृत्ति में किसी शब्द की पुनरावृत्ति यदि बार बार की जाती है तो वहाँ पर थोड़ा रुकने के लिए भी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। जैसे देखिए, शब्द पुनरावृत्ति में जैसे सुनो सुनो वह जा रही है, तो सुनो सुनो यदि आप योजक चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि दो बार आया है सुनो सुनो, तो ये नियम गलत होता है। सुनो सुनो यहाँ पर अल्प विराम, ना तो अर्ध विराम और ना ही पूर्ण विराम का प्रयोग, बल्कि अल्प विराम का प्रयोग है। जैसे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। फिर है एक ही वाक्य के दो पदों के बीच। देखिए, एक ही वाक्य के एक वाक्य में दो पद आते हैं, तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। यहाँ पर भ्रम होता है कि अल्प विराम और योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। बस ये दो नियम अभी जो हम चर्चा किए, इनमें थोड़ा सा भ्रम की स्थिति होती है। ये ध्यान रखना है कि एक ही वाक्य के दो पदों के बीच, देखिए एक वाक्य है, आसमान में नीली पीली पतंग उड़ रही है। नीली पीली पतंगे उड़ रही है, तो यहाँ नीली पीली, और इस नीली पीली क्योंकि ये विशेषण है और विशेषण में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये जो समान पद है, दो पद आए हैं, इनके लिए अल्प विराम की नीली पीली, तो यहाँ नीली पीली का यहाँ है, तो अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। वे नदी नाले पार करते चले गए। नदी नाले, तो नदी और नाले नहीं, नदी नाले इत्यादि का भाव। इसके पहले हमने देखा था कि जहाँ आदि इत्यादि है, तो नीली पीली यहाँ इत्यादि या आदि का भाव है, इसलिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। यदि दो ही रहते हैं तो वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है कि केवल नीली और पीली, तो ये यहाँ योजक चिन्ह का ये आपका सही होता, और यहाँ योजक का नहीं, ये इत्यादि का और आदि का भाव होने से यहाँ अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। फिर है छोटे समानाधिकरण प्रधान वाक्यों के बीच। देखिए, समानाधिकरण मतलब समान अधिकार रखने वाले जो प्रधान वाक्य होते हैं, वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पानी बरसा, हवा चली, ओले गिरे, तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग जो हुआ है किसके बीच हुआ है? समानाधिकरण प्रधान वाक्य हैं। देखिए, वाक्य के प्रकार में जब हम पढ़ेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ इसकी चर्चा होगी कि समानाधिकरण, व्यधिकरण ये वाक्य है, यह प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य क्या है। तो यहाँ प्रधान वाक्य ये सभी अपने स्वतंत्र वाक्य हैं। क्या है? स्वतंत्र वाक्य हैं। जैसे पानी बरसा, एक उद्देश्य एक विधेय, हवा चली एक उद्देश्य और एक विधेय है, ओले गिरे ये भी एक उद्देश्य और विधेय है। तो प्रधान वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और एक ही ये एक वाक्य है और सब क्या है? समान अधिकार वाले प्रधान वाक्य हैं, तो इनके बीच में अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद जब वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्यांश आता है, तो क्रिया विशेषण वाक्यांश क्या होता है?
क्रिया विशेषण उपवाक्य जहाँ होता है वो क्रिया विशेषण वाक्यांश होता है। जैसे बड़े महात्माओं ने समय समय पर यह उपदेश दिया। देखिए बड़े महात्माओं ने, महात्मा कैसे, बड़े महात्माओं ने, तो ये क्या है, कर्ता पद हो गया। और समय समय पर, तो ये विशेषता हो गई किसकी, उपदेश की। कब उपदेश दिया, समय समय पर, तो क्रिया विशेषण, उपदेश देना क्रिया हो गई और इसकी विशेषता क्या है, समय समय पर। तो यह क्या है, क्रिया विशेषण वाक्यांश है। तो इनके बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे कि एक हफ्सी लड़का, हफ्सी क्या है, लड़की की विशेषता है। मजबूत रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में लपेट, तो ये तो कर्ता हो गया, ठीक। मजबूत रस्सी का एक सिरा, ये इसकी विशेषता होगी। कमर में लपेट, दूसरे सिरे को लकड़ी के टुकड़े में बांध नदी में कूद गया। नदी में कूदना क्रिया है और ये क्रिया विशेषण है दो, तो इनको अलग करने के लिए एक अल्पविराम यहाँ आया है और एक अल्पविराम यहाँ आया है। तो क्रिया विशेषण वाक्यांश के बाद क्या है, अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। फिर है छंदों की यति के पश्चात। छंदों, देखिए छंद पढ़ते हैं जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा इत्यादि। तो छंदों के जो अंग होते हैं जैसे यति, गति, आरोह अवरोह, लय, प्रवाह इत्यादि, ये छंद के अंग होते हैं। तो उनमें क्या है, यति, यति का मतलब होता है थोड़ी देर रुकने के लिए। ये कहिए कि ये जो अल्प विराम, भाषा में इस चिन्ह को हम अल्प विराम कहते हैं और इसी चिन्ह को काव्य शास्त्र में यति का चिन्ह कहते हैं। मतलब कि वहाँ पर थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता होती है। तो छंदों की यति के पश्चात अल्प विराम का प्रयोग होता है। मेरी भव बाधा हरव, हरव है तो यहाँ आपको रुकना है, ये एक चरण हो गया, तो यति हुई, जहाँ समाप्त हुआ एक चरण। राधा नागर सोए दूसरा है, तो यति पर क्या है, छंदों की यति पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। समय सूचक शब्दों को व्यक्त करने में, समय सूचक क्या है, जैसे कि दिनांक इत्यादि लिखते हैं तो वहाँ उन समय सूचक जो शब्द होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए, जैसे कल गुरुवार, ठीक, कल गुरुवार अल्प विराम है। दिसंबर 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी, तो यहाँ क्या है, ये समय सूचक जो शब्द हैं, ये समय है, दिन है, वार है, बार बार आते हैं। तो यहाँ इसको भी व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। समानाधिकरण शब्दों के बीच, देखिए हमने अभी देखा समानाधिकरण प्रधान वाक्य, तो समानाधिकरण वाक्य भी होते हैं, समानाधिकरण शब्द भी होते हैं। तो समानाधिकरण शब्द का मतलब हुआ कि समान अधिकार रखने वाले, अर्थात एक ही व्यक्ति के, एक ही वस्तु का दूसरा जो नाम होगा वो समानाधिकरण क्या है, शब्द होता है। जिसे आप क्या कहते हैं, अनेकार्थी हो गए। तो या भी दूसरी विशेषता धारण करने वाले जो शब्द होते हैं वो समानाधिकरण। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में दिया है कि विदेह राज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी है, तो राम की पत्नी कहने से भी सीता का क्या है, बोध होता है, और विदेह राज की पुत्री कहने से भी सीता का बोध होता है। तो यहाँ क्या है, जब दो नाम उपस्थित हो गए, दो विशेषताएं उपस्थित हो गई, तो ये समानाधिकरण शब्द हुए। तो इसको व्यक्त करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। ये सभी नियम बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनका उचित प्रयोग करना चाहिए। फिर आए पत्र के अभिवादन, अभिवादन, समापन आदि में भी इनका प्रयोग होता है। देखिए पत्र लिखते हैं, चाहे वो सामाजिक पत्र हो, चाहे वो व्यवहारिक पत्र हो, सब में क्या है, सब में अभिवादन होता है, समापन होता है। तो उनमें समापन और अभिवादन में अल्प विराम का प्रयोग जो आपके भाव अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। जैसे लिखते हैं सेवा में, तो वहाँ अल्प विराम लगता है। पूज्य पिताजी, जैसे यहाँ किसी अधिकारी को या फिर अपने से बड़े को कहते हैं, तो यहाँ पूज्य पिताजी महोदय भवदी, ये अंत का है, तो यहाँ क्या है, अल्प विराम का प्रयोग होता है। अधिकांशतः अंत में प्रयोग अल्प विराम का बहुत कम किया जाता है। जैसे भवदी है यहाँ लगता है और अन्य में नहीं लगता है, लेकिन आरंभ में जरूर लगते हैं, अभिवादन में जरूर लगता है। तो क्या है, जोड़े में आए कई शब्द के साथ
जैसे एक वाक्य में कई शब्द हो और वो जोड़े में आए हों, जैसे सुख दुख है तो जोड़े में है, फिर उसके बाद दूसरा रात दिन आया एक ही वाक्य में, तो उसको भी अलग करने में इनका प्रयोग होता है, इस विराम चिन्ह का, किसका, अल्प विराम का। तो जैसे देखें एक वाक्य लिखा है कि ब्रह्मा ने सुख दुख, पाप पुण्य, दिन और रात ये सब बनाए हैं। तो ये क्या है, ये जोड़े में है, पाप और पुण्य, सुख और दुख। तो अगर यहाँ जैसे योजक अव्यय है और, तो इस और के जब समासीकरण करेंगे तो ये लिखा जाएगा सुख दुख। क्या लिखा जाएगा, सुख दुख। तो जब सुख दुख यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है, देखिए जब लिखा जाएगा सुख दुख, फिर अल्पविराम का प्रयोग होगा पाप पुण्य, पाप पुण्य, फिर अल्पविराम का है दिन रात। तो यहाँ चाहे आप योजक चिन्ह के साथ प्रस्तुत करें या इसका व्यास रूप लिखें, फिर भी इनका प्रयोग होता है। तो ये कुछ प्रमुख नियम थे अल्प विराम का के प्रयोग करने में, बड़े महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाने की आशा रहती है। विराम चिन्ह हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे, कोई भी प्रश्न किसी भी तरीके का जो विराम चिन्ह से संबंधित है वो छूटेगा नहीं। अब हम आगे देखते हैं अगला विराम चिन्ह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम की चर्चा करते हैं। नंबर 2 पूर्ण विराम। तो देखिए दूसरा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए इस पर। देखिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है, पूर्ण मतलब पूरी तरीके से, विराम मतलब आराम करना या रुक जाना। यह जो विराम चिन्ह है ये सबसे पुराना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह पूर्ण विराम है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों के अलावा सभी प्रकार के वाक्यों में प्रयुक्त होता है। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उनमें विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सब के अंत में इसका प्रयोग होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो गई। अब अर्थ क्या है पूर्ण विराम का कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, वाक्य की गति, तो आप अपने विचार को भाषा के माध्यम से व्यक्त कर रहे होते हैं। जब आपके वाक्य समाप्त हो जाते हैं, अंतिम रूप ले लेता है, समाप्ति पर होता है, विचार के तार एकदम टूट जाए, कि जब आपका विचार समाप्त हो जाए, और वहाँ क्या है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कि हमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना है कि जब वाक्य में वाक्य के गति अंतिम रूप ले ले, समाप्ति पर हो और विचार के तार एकदम टूट जाते हैं, विचार नहीं व्यक्त होते हैं, वहाँ पर ही पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ये नहीं कि बड़े वाक्य हों वहीं पर पूर्ण विराम लगाया जा सकता है, या छोटे वाक्यों में ही पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ऐसा उचित नहीं है। जहाँ पर भाव समाप्त हो जाए, विचार समाप्त हो जाए, वहीं पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ये वाक्य छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, हाँ मतलब कि लंबे भी हो सकते हैं। जैसे है कि यह पागल हाथी है, तो आपके वाक्य के तार समाप्त हो गए, विचार समाप्त हो गए, आपको केवल इतना बताना था कि यह पागल हाथी है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम हमने ले लिया। बालक विद्यालय जाते हैं, कि आपको केवल इतना ही बताना था कि बालक विद्यालय जाते हैं। अगर और जोड़ना है कि अभी आपको विचार और है बताने का कि बालक विद्यालय जाते हैं और छुट्टी होने पर घर चले आते हैं, तो उसमें और जोड़ेंगे तो अंत में कहाँ घर चले आते हैं, तब पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा दूर हो जाता है, तो अब ये थोड़ा बड़ा वाक्य है, तो कहाँ तक आपकी वाक्य की यात्रा चली है, पूरे इस वाक्य को समाप्त करके यहाँ तक पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ये तो साधारण नियम था कि क्या है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, ये नियम है। जैसे आपसे पूछा जाए कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि वाक्य की समाप्ति पर। वाक्य की समाप्ति कब होती है, जब आपके वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, तब वाक्य की समाप्ति होती है। या हमारे विचारों के तार जब एकदम टूट जाते हैं, तब वाक्य की समाप्ति होती है।
दूसरा नियम है कि व्यक्ति या वस्तु के सजीव वर्णन में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पूर्ण विराम की आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का हम सजीवता से उसका वर्णन कर रहे होते हैं तब पूर्ण विराम की आवश्यकता होती है, जहाँ विशेषण और विशेष का संबंध जोड़ करके हम व्यक्त करते हैं तो एक विशेषण के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण है कि गोरा रंग कैसा है, गोरा, तो पूर्ण विराम आ गया। गालों पर कश्मीरी सेब की झलक, तो ये गाल कैसे हैं, कश्मीरी सेब के जैसे लाल, तो ये विशेषण विशेष हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सजीव चित्रण में ही विशेषता को प्रकट कर रहे हैं कि एक व्यक्ति हैं, उनके शारीरिक विशेषताओं को, हर अंग को एक विशेषण दे रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जिसके जो भी विशेषता प्रकट करेंगे वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ क्या है, रंग की तुलना की गई तो गोरा रंग पूर्ण विराम हो गया। गालों पर कश्मीरी सेब की झलक, तो यहाँ पर पूर्ण विराम। नाक सीध में ऊपर के ओठ पर मक्खी की तरह कुछ काले बाल, कि उनके बाल जो ओठ के नीचे हैं, मतलब ओठ के ऊपर और नाक की सीध में, उनका रंग कैसा है, तो जैसे मक्खी होती है उसके, तो ये भी एक विशेषता हुई। तो यहाँ पूर्ण विराम की आवश्यकता पड़ी, ये थोड़ा लंबा था। सिर के बाल ना अधिक बड़े ना अधिक छोटे, तो यहाँ अल्पविराम का प्रयोग हुआ क्योंकि दो विशेषताएं प्रकट करना था। यहाँ पूर्ण विराम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर के बालों की तुलना है कि ना बड़े हैं ना छोटे हैं, तो बड़े और छोटे विशेषता हो गई और बाल विशेष हो गया, तो एक विशेष और एक विशेषण मिलेगा। फिर उसके बाद पूर्ण विराम लगेगा। कानों के बाल में कुछ सफ़ेदी, कान के बाल में क्या है, कुछ सफ़ेदी है। पानीदार बड़ी बड़ी आँखें, आँखों की विशेषता हो गई। चौड़ा माथा, बाहर के बंद गले का लंबा कोट, तो कहने का मतलब है जब किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव चित्रण किया जाएगा तब भी प्रत्येक सजीवयुक्त या सजीवता युक्त विशेषताओं के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में ये भी महत्वपूर्ण है कि कुछ वाक्य तो ऐसे होते हैं कि वो प्रश्न सूचक होते हैं, किंतु वहाँ प्रश्न वाचक विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे ही कुछ वाक्य होते हैं जो विस्मयादि बोधक होते हैं, व्यंग्योक्तियाँ होती हैं, वहाँ पर वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग न करके विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुए रहते हैं, लेकिन वो रहती हैं व्यंग्योक्ति, व्यंग कहा गया होता है। तो प्रत्यक्ष जो प्रश्नवाचक होंगे कि प्रत्यक्ष रूप से आप प्रश्न पूछ रहे होते हैं, किंतु वहाँ प्रश्न का भाव रहता है और चिन्ह कौन सा लगता है, पूर्ण विराम का, जैसे कि उसने बताया नहीं वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रश्न किया जा रहा है, तो उसने बताया नहीं। तो यहाँ ये जो अल्प विराम लगा है इसको तो आप जान रहे होंगे क्योंकि अल्प विराम हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ की के अभाव में अल्प विराम का प्रयोग हुआ कि उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, तो की लगाओ अथवा अल्प विराम। ठीक है। पद्यों के अर्धाली में देखिए, अर्धाली क्या होते हैं, अर्ध आली मतलब कि जहाँ पर आधा पद समाप्त होता है वो अर्धाली होता है। तो पद्यों के अर्धाली में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। और जब पद्य मतलब पूर्ण हो जाता है, जैसे कि एक छंद के 4 चरण होते हैं, तो चौथे चरण में 2 पूर्ण विराम का प्रयोग होता है और जहाँ आधा होता है वहाँ 1 पूर्ण विराम का प्रयोग होता है चिन्ह का। जैसे जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी 1 हो गया क्योंकि ये अर्धाली है, आधा समाप्त हुआ एक छंद। सो नृप अवश्य नरक का अधिकारी, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी है। और यहाँ पर क्या है, 2 पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उल्लेख मात्र के लिए प्रस्तुत शब्द व शीर्षक में जब कोई शीर्षक हो या कोई शब्द हो, कोई वाक्य हो, वो उल्लेख करने के लिए कोई संदर्भ युक्त बात छिड़ी हो, वहाँ पर उल्लेख करने के लिए प्रस्तुत किया जाए तब वो छोटा ही रहता है। तो वहाँ पर क्या है, जैसे ही समाप्ति होती है उस शीर्षक या उस शब्द या उस पंक्ति के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। देखिए जैसे राम वन गमन की, जैसे कहें कि रामचरितमानस में
कुछ मार्मिक स्थल हैं, जैसे राम वन गमन और सीता परित्याग और क्या है लक्ष्मण मूर्छा। तो जैसे जैसे इनका उल्लेख करते जाएंगे तो अंत में क्या है पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे पराधीन सपने सुख नाही, जैसे कहेंगे तुलसी की ये पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि पराधीन सपने सुख नाही, तो यहाँ क्या है पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तो ये उल्लेख मात्र के लिए प्रस्तुत शब्द और शीर्षक के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, वहाँ अल्प विराम का इत्यादि का प्रयोग नहीं होता है। और इसके बाद एक नियम और है पूर्ण विराम से संबंधित कि अपूर्णता, कि जब अर्थ की अपूर्णता हो, देखेंगे अर्थ की जब अपूर्णता हो, अपूर्णता नहीं पूर्ण हो जाए, अर्थ जब पूर्ण हो जाए और वहाँ पर क्या हो इसलिए हो और हो परंतु हो क्योंकि, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं उनके पहले भी पूर्ण विराम का प्रयोग लगता है। अभी हमने इस नियम के पूर्ण विराम चिन्ह से संबंधित जो बातें किए हैं उसमें पहले देखे थे कि अल्प विराम का प्रयोग वहाँ होता है जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, लेकिन कभी कभी अर्थ की पूर्णता हो जाती है, अर्थ समाप्त हो जाता है, तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक नियम है कि अर्थ पूर्णता, अगला नियम है अर्थ पूर्णता के कारण और हो गया परंतु हो गया क्योंकि हो गया इसलिए हो गया इसलिए अथवा इत्यादि इत्यादि, ये क्या है ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय हैं। क्या है समुच्चय बोधक अव्यय है, तो इनकी क्या है पहले लगता है इत्यादि के पहले, ठीक इत्यादि के पहले किसका प्रयोग होता है पूर्ण विराम का। जैसे एक उदाहरण देखेंगे कि ऐसा एक भी मनुष्य नहीं, ऐसा एक भी, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो संसार में कुछ न कुछ लाभकारी कार्य न कर सकता हो। देखिए यहाँ क्या है अर्थ की पूर्णता हो गई कि ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो संसार में कुछ न कुछ लाभकारी कार्य न करता हो, अर्थ की पूर्णता हो गई। अब यहाँ दूसरा वाक्य जोड़ेंगे और आ गया और नियम तो ये है कि यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है, लेकिन कब जब अर्थ पूर्ण नहीं होता, दो वाक्य बनाने नहीं पड़ते, एक ही वाक्य होता है चाहे वो संयुक्त अथवा मिश्र हो, तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। लेकिन जब वाक्य में अर्थ की पूर्णता हो तब और का प्रयोग या ये सभी इन सभी का प्रयोग होने पर, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होने पर, पूर्ण होने पर भी उसके पहले पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें और जोड़ेंगे कि और ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं, दूसरी विशेषता जोड़ देंगे ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य नहीं जिसके लिए संसार में एक न एक उचित स्थान न हो, एक न एक उचित स्थान ना हो। तो कोई मनुष्य होगा, सबका कोई ना कोई उचित स्थान होगा, तो इसको बताने के लिए यहाँ पर भी क्या है पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ पूर्ण विराम के नियम थे, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। आपको एक ही लाइन में बता दिया जाता है कि पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, लेकिन हम देखें यहाँ पर
तो कहाँ कहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है और कहाँ 2 पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। ऐसे ही और सभी विराम चिन्हों के बारे में जो विशेष नियम हैं उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम अगली क्लास में देखेंगे योजक चिन्ह के बारे में और अर्धविराम के बारे में, क्योंकि योजक चिन्ह थोड़े बहुत अधिक उसमें नियम हैं, इसलिए वो से अलग ही देखेंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार।